हेलो डियर, वेलकम। तो आगे स्टार्ट करते हैं हम अपने मिसलेनियस क्वेश्चंस की सरनी को। और एक बार ये ट्राई करो इसका क्या मतलब है, अगर आप डिकोड कर पा रहे हो तो। जो जो हिंट दे देता हूँ, जो जो आप डिकोड कर पा रहे हैं उनको पहले डिकोड करें। जिस जो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगे उसे स्किप कर दो, अगले क्वेश्चन को, अगले पोर्शन को डिकोड करोगे तो फिर जल्दी होएगा। टफ क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करोगे फिर नहीं होएगा। If the sum of 10 different positive integers is 100, then what is the greatest possible number among these 10 numbers? 10 different positive integer है, एक तो different है और एक पॉजिटिव है, तो आप नेगेटिव नहीं ले सकते, जीरो नहीं ले सकते, उनका सम 100 है। तो एक नंबर को बड़े से बड़ा हमने बनाने की कोशिश करनी है, तो हम बाकी नंबर को छोटे से छोटा रखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे छोटा नंबर क्या पॉसिबल है जो कि पॉजिटिव हो, इंटीजर हो, तो वो तो 1 हो गया। अब अगला जो नंबर है वो इससे डिफरेंट होना चाहिए, तो 1 से डिफरेंट हो बट छोटे से छोटा भी रखना है, तो 2 हो गया। अगला नंबर 3 हो गया। तो हमें 9 तक तो ये नंबर रखने पड़ेंगे, छोटे से छोटे 9 डिफरेंट हमने रखे, ताकि हम 10वें को बड़े से बड़ा बना सकें। तो टोटल सम 100 है, इन सब का सम कितना हो गया 45। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 55, 100 माइनस 45। तो द आंसर विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पर आप गलती क्या कर सकते हैं, आप सभी को 1 ले सकते हैं। शायद कुछ स्टूडेंट ऐसे भी करते हैं कि सभी को 1 ले लेंगे, आपको डिफरेंट नंबर लेने। अगर वो ये ना बोले कि भैया डिफरेंट लेने ज़रूरी नहीं है, ऐसे बोले सम ऑफ 10 पॉजिटिव इंटीजर्स, डिफरेंट लेने के लिए उसने नहीं बोला, तो हम सबको 1 लेंगे। ठीक है। The sum of 3 positive integers is 18 and their product is 162। तो 3 नंबर हैं, 3 पॉजिटिव नंबर है जिनका प्रोडक्ट 162 है और सम 18 है। ओके। इफ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू द थर्ड नंबर, 2 नंबर का सम तीसरे के बराबर है, इसका क्या मतलब है? मान लो मैंने तीनों नंबर ए बी सी मान लिए, वैसे ये सब ऐसे लिखने की जरूरत है नहीं, बट ठीक है। 3 नंबर ए बी सी मान लिए, तो वो बोल रहा है कि 2 नंबर का सम जो है तीसरे नंबर के बराबर है, यानी कि जो तीनों का जो सम है उसमें से आधा एक नंबर के पास है और आधा बाकी 2 नंबर के पास है। अगर तीनों का सम 18 है तो एक 9 है और बाकी 2 मिलाकर 9 है। तीनों का सम 18 है तो एक तो हमें 9 मिल ही गया और बाकी के 2 मिलाकर 9 मिल गए। तो अब हम इजीली इसको कर लेंगे, देखते हैं। तो अगर एक नंबर 9 मिल गया तो 9 से मैं इसको काट देता हूँ जी, 9 एकम 9, 9 आठे 72। तो बाकी के 2 नंबर का प्रोडक्ट 18 है और एक नंबर मुझे 9 मिल गया तो बाकी के 2 का सम 9 है। तो 18 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है जिनका सम 9 हो, तो 6 और 3, 6 3 18, 6 और 3 9। तो आ गए 3 नंबर, 6 3 और 9। क्या पूछत रहे अब ये? देन द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द नंबर, इनके स्क्वायर्स का सम, तो 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 90 126। ऑप्शन बी। ओके जी, ये बताओ। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 323। 3 पॉजिटिव इंटीजर है, उनके स्क्वायर्स का सम ये है। इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज ट्वाइस द थर्ड, तो इक्वेशन बना लेंगे भाई। यहाँ पर 3 नंबर मैंने मान लिए ए बी सी, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ट्वाइस द थर्ड इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। मान लो सी वो नंबर है जिसके स्क्वायर का डबल है इन दोनों के स्क्वायर का सम, देन देयर प्रोडक्ट इज। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम a प्लस बी की जगह पर इसको रिप्लेस करेंगे, a प्लस बी की जगह पर। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि मैं आपको जो इक्वेशंस चैप्टर है उसके अंदर सोल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है, इसको इस साइड ले आएंगे, बहुत ही इजी है। हमने क्या करना है, हमारे पास 2 नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट क्या है 2 इंटू 323, प्रोडक्ट है -2 इंटू 323। ठीक है, ये मैंने क्या किया, इज इक्वल टू ट्वाइस द थर्ड, तीसरे के स्क्वायर के थोड़ी सी गड़बड़ होगी, इज इक्वल टू ट्वाइस द थर्ड।
ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, सी स्क्वायर प्लस 2c माइनस 323 इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट तो ये है, और जिनका सम जो है इसके साइन को पलटते हैं -2 है। तो इसको तोड़ो जी ऐसे दो नंबर में, किससे डिवाइड होएगा ये, प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, 3 से नहीं, 5 से नहीं, 7 चौके 28, 7 से नहीं, 11 से नहीं, 3 तीनों, 13 से, 13 दूनी 26 नहीं, 17 से, हाँ जी 17 से हो जाएगा, 17 एकम 17, 17 नहीं में 153। ठीक है। तो दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो इनमें से एक नेगेटिव है और सम भी नेगेटिव है, यानी कि बड़े वाला नेगेटिव है ताकि सम नेगेटिव आ जाए। तो सी की वैल्यूज आ गई जी, और एग्जामिनर ने क्या बोला है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो सी की यही वैल्यू होगी। अब क्या पूछा है, इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज ट्वाइस द थर्ड देन देयर प्रोडक्ट इज, तो इन तीनों नंबर्स के प्रोडक्ट की बात हो रही है, यानी कि ए बी सी। तो भाई सी की वैल्यू आपको मिल गई, तो आगे हम निकाल सकते हैं डेफिनेटली ये नंबर भी, बट मैं ऑप्शन को एक बार चेक कर लूँ फिर ये नंबर भी निकालेंगे कि अगर उनमें से एक नंबर 17 है तो 17 का मल्टीपल ही होएगा आंसर, और ये एक्चुअल क्वेश्चन है 2016 टीयर 2 का, ऑप्शन भी बदले नहीं है। तो ये भी 17 का मल्टीपल है, वो तो 17 का मल्टीपल है नहीं, तो ये आंसर नहीं होएगा 17, ये भी 17 का मल्टीपल। अब 10 का ही फर्क है, दोनों 17 मल्टीपल कैसे हो सकते हैं, 17 15 में, ये 17 का है, 16 में से नहीं, ये नहीं है ना, वही तो, और ये भी नहीं है। क्लियर है। तो एक ही आंसर पॉसिबल है, दैट इज ऑप्शन है 17। एक्चुअल एग्जाम में हम ऐसे ही करते हैं इस क्वेश्चन को, एक्चुअल ऑप्शन से। अब घर पे हम हैं फिलहाल, तो अब इसको निकाल के देखते हैं भाई, वो भी ज़रूरत पड़ सकती है एग्जाम में। तो सी की वैल्यू 17 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 34, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से हमें मिल गया, यहाँ से भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे ए प्लस बी कैसे निकाल लेंगे यार फिर इसको, मान लो सी की वैल्यू मुझे मिल गई, यहाँ पर 17 का स्क्वायर मैं घटा दूंगा, यहाँ पर भी सेम चीज़ मिलेगी। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू 323 इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज ट्वाइस द थर्ड देयर प्रोडक्ट इज। ठीक है, तो देखते हैं ए और बी का प्रोडक्ट हमें निकालना है। प्रोडक्ट निकालना है तो ए प्लस बी का सम भी चाहिए, फिर इसी तरीके से होएगा क्या, या फिर ये हिट एंड ट्रायल से होएगा, फिर और तो क्या होएगा, बिकॉज हमारे पास एक ही इक्वेशन है, सी 17 को हमने यूज कर लिया, उसके बाद इक्वेशन एक ही बची, वेरिएबल 2 हैं। तो बस एक ही इलाज है कि भैया इसने पॉजिटिव इंटीजर बोले हैं, मैं सोच रहा था कि इसको मेथड से करें, हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा। पॉजिटिव इंटीजर बोले हैं तो बहुत ज़्यादा केसेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि स्क्वायर का सम 34 है, छोटा सा है। देख लेते हैं, एक और एक का स्क्वायर करूँ नहीं, 2 का स्क्वायर 4 और 30 नहीं, 3 का स्क्वायर 9 और 25 बन गए, तो एक की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9 है तो 25 बच गया, दूसरे की वैल्यू 5 है एक की, और एक हमें मिल ही गया 17, तो ये 3 इंटीजर हो गए। ठीक है, क्लियर है। मेथड से नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये एक ही इक्वेशन और 2 वेरिएबल है। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म n n+1 n+2, तो यहाँ पर अपने पास 3 कंजिक्यूटिव नंबर हैं, 3 कंजिक्यूटिव नंबर। तो मैंने आपको क्या बताया है कि 3 कंजिक्यूटिव नंबर का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा 3 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा, यानी कि 6 से डिविजिबल होगा। तो जो नंबर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है वो 6 का मल्टीपल होना उसका ज़रूरी है। ये नहीं है कि 6 का हर मल्टीपल ऐसे लिखा जा सकता है, लेकिन उसका 6 का मल्टीपल होना ज़रूरी है। तो आपको ऑप्शन में एक ही नंबर मिलेगा जो 6 का मल्टीपल होगा। क्लियर है। एक्चुअल क्वेश्चन है 2014 टीयर 2 का। हाउ मेनी 3 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स विद डिजिट्स a b and c एग्जिस्ट सच दैट a लेस देन b एंड c लेस देन b, दोनों b से कम है, a और c दोनों b से कम है। ठीक है, अज्यूम दैट a इज इन हंड्रेड्स प्लेस, 100 प्लेस पर a है, b इज इन टेंस प्लेस
एंड सी इज इन यूनिट प्लेस। तो एक 3 डिजिट का नंबर है, ऐसे है एग्जैक्टली, ए यहाँ पर, बी यहाँ पर, सी यहाँ पर, एंड ए इज ए नॉन जीरो डिजिट। और ए ऑफ कोर्स नॉन जीरो डिजिट होगा, क्योंकि ए अगर जीरो हो गया तो भाई साहब ये 3 डिजिट का बनेगा ही नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम। और कोई कंडीशन? और कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ यही कंडीशन दी है कि ए जो है वो भी बी से कम है और जो सी जो है वो भी बी से कम है। ओके, यानी कि बी को सबसे बड़ा रखना है और ए जीरो नहीं हो सकता, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगर ये ना भी बताएगा तो भी ए को जीरो नहीं लेना, नहीं तो ये 3 डिजिट का नंबर बनेगा नहीं। ओके जी, तो चलिए जी करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है ये, और यहाँ पर मैं आपको एक दो कंसेप्ट नए भी बताऊंगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक बात बोलूँ कि 0 1 2 3 9 तक ये सारे डिजिट है, इन्हीं से नंबर बनेंगे। बिल्कुल बढ़िया भाई, यहीं से बन सकते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बताने की बजाय मैं आपको एक बार थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाना चाह रहा हूँ कि बी पर कितने नंबर आ सकते हैं। आप बोलोगे जी इनमें से कोई भी एक नंबर आ जाएगा। जी हाँ, कोई भी एक नंबर आ सकता है, इनमें कोई भी एक तो नहीं आ सकता। बी पर 0 और 1 के अलावा ही नंबर आएंगे, 0 और 1। क्यों? क्योंकि बी से छोटा होना पड़ेगा ए और सी को। तो बी का जो भी आप नंबर लोगे उससे छोटे 2 नंबर्स का होना जरूरी है। ठीक, तो मान लो यहाँ पर कितनी चॉइसेस हो गई टोटल? 10 में से 2 गए, 8 चॉइसेस हैं। तो फिर ए पर कितनी चॉइसेस बचेंगी? तो मान लो बी पर 9 आया होता, मान लो बी पर 9 आया होता, तो भैया यहाँ पर 9 के अलावा कितने डिजिट हैं? 0 को छोड़कर बाकी सारे यहाँ पर आ सकते हैं। हो सकता है बी पर 8 आया हो। अगर बी पर 8 चॉइसेस हैं तो इनमें से अगर कोई भी एक चॉइस यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर कितने ऑप्शन होंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन तो वेरिएबल है ना। बी पर ऑफ कोर्स 8 डिजिट आ सकते हैं, मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। बी पर 8 डिजिट आ सकते हैं, लेकिन अगर बी पर 9 आया तो यहाँ पर नंबर ऑफ चॉइसेस अलग होगी। बी पर 8 आया तो यहाँ पर अलग, 7 आया तो यहाँ पर अलग। तो इस मेथड से हम नहीं कर पाएंगे। ये बताना चाह रहा हूँ कि इस मेथड से क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि घर पर बैठे बैठे कई स्टूडेंट को ये डाउट आता है कि सर आपने वैसे क्यों नहीं किया। तो इसको करेंगे कैसे? इसके स्पेशल केस बनाने पड़ेंगे। मान लो बी पर, बी जो प्लेस है उस पर मैंने एग्जैक्टली 9 भर दिया, 9 डिजिट मैंने यहाँ पर भर दिया, तो ए कितनी वैल्यू ले सकता है? ए और सी दोनों बी से छोटे हैं। इसने डिस्टिंक्ट डिजिट बताए हैं क्या? मतलब कि ए और सी की सेम वैल्यू, सेम डिजिट ले सकते हैं। ठीक है, तो ए कितनी वैल्यू ले सकता है? तो ए के पास एक और कंडीशन है कि भैया ए को 0 नहीं होना। तो 9 से छोटे कितने डिजिट हैं 0 के अलावा? तो 9 से छोटे 1 से लेकर 8 तक। तो ए के पास 8 चॉइसेस हैं और सी के पास 9 चॉइसेस हैं। आप बोलोगे सर सी के पास 9 क्यों है? क्योंकि सी 0 ले सकता है। ऐसा नंबर बन सकता है जिसके एंड में 0, वो 3 डिजिट नंबर होएगा, स्टार्टिंग में 0 नहीं हो सकती। तो टोटल ऐसे कितने डिजिट बनेंगे भाई साहब जहां पर बीच में 9 आया हो? तो ऐसे बनेंगे 72। अगर बी की जगह 8 में यूज करता तो यहां पर कितनी चॉइस होती? यहां पर तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 7 चॉइस होती, क्योंकि 8 से छोटा इसको होना है और 0 नहीं लेना। यहाँ पर 8 चॉइस होती। आप बोलोगे सर 8 से छोटे 8 कैसे? अरे 0 भी तो 8 से छोटा है, तो 0 से लेकर 7 तक 8, यहाँ पर 0 आ सकता है। तो ये ऐसे ही पैटर्न चलेगा। बी का छोटे से छोटा क्या मान हम रख सकते हैं? तो भाई बी का रख सकते हैं हम 2, क्योंकि बी की जो भी आप वैल्यू रखोगे उससे 2 छोटे नंबर एग्जिस्ट करने चाहिए, नहीं तो ए की वैल्यू बनेगी नहीं। तो 2 से छोटा यहाँ पर एक ही है जो यहाँ पर आ सकता है, तो यहाँ पर तो एक ही ऑप्शन है कि एक ही आएगा। मैं ये नहीं रख रहा यहाँ पर क्या आएगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कितने नंबर आ सकते हैं। एक ही नंबर आ सकता है, कौन सा? 1। यहाँ पर कितने नंबर आ सकते हैं? यहाँ पर आ सकते हैं 2। तो हमें करना क्या है एक हिसाब से, यहाँ पर टोटल अपने पास चॉइस है 8 × 9, यहाँ पर अपने पास चॉइस है 7 × 8। आप चाहो तो ऐसे भी जोड़ सकते थे, अगले केस में चॉइस होंगी 6 × 7, लेकिन मैं आपको ये चीज़ें जोड़ने का मेथड बताऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा। तो हमारे पास एक सीरीज बनी है 1 × 2 + 2 × 3, और ऐसा तरीका बताऊंगा कि भैया जिंदगी भर याद रहेगा, ये भूलोगे नहीं। और बोलो ये सीरीज जोड़ने का या इससे अलग कोई सीरीज हो। चलिए जी, तो ये चीज़ तो पता है ना आपको। अगर हम एक एक नंबर को लें, अगर किसी ने बोला कि भैया सिग्मा n बताओ, पहले n नेचुरल नंबर का सम, ठीक है, तो होता है n × n + 1/2। बस इसी के बेस पर याद करवा दूंगा।
अगर किसी ने बोला सिग्मा n इंटू एन प्लस वन, यानी कि पहला नेचुरल नंबर और गुणा में दूसरा नेचुरल नंबर, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 एंड सो ऑन n इंटू एन प्लस वन, तो ये क्या होएगा? मुझे एक बात बताओ, पहले सिग्मा के अंदर कितनी टर्म थी? n टर्म थी, तो उससे हमने अगली टर्म ली n प्लस वन। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, यहाँ पर दो टर्म हैं, n प्लस वन ऑलरेडी है, तो हम एक अगली टर्म ले लेंगे। और टोटल कितनी टर्म हो गई? एक और दो, दो हो गई। यहाँ पर टोटल कितनी हो गई? 1 2 3, तो 3। आप इसको ऐसे रट सकते हैं। प्रूफ ऑब्वियसली इसको हम कर सकते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो याद करने में मदद नहीं करेगा। आप खुद भी कर सकते हो इसको प्रूव घर पे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर ऐसे हो तो यानी कि ये सीरीज क्या है? 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड सो ऑन n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। तो सर इसका क्या सम होएगा? बहुत ही सिंपल सी बात है। यहाँ पर 3 टर्म है तो हम 4 बना लेंगे, एक टर्म एक्स्ट्रा बनानी है बस, और टोटल 4 टर्म होगी तो 4, दैट्स इट। अब अगर एग्जामिनर 4 टर्म का सम दे दे तो आप 4 का ही बता दोगे। इसी पैटर्न में आप ये फॉर्मूले जनरेट कर सकते हो। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसका फॉर्मूला जनरेट हो गया। हम कहाँ तक गए हैं? अब कई बच्चे सोचेंगे 9 तक गए, नहीं भैया, पहली सीरीज में यहाँ पर 1 है, दूसरी सीरीज पहली टर्म में यहाँ पर 1 है, दूसरी टर्म में यहाँ पर 2 है, तीसरी टर्म में यहाँ पर 3 है, तो यह 8वीं टर्म है जिसमें यहाँ पर 8 है। तो पहले वाले नंबर को देखना कि कौन सी टर्म है, तो n की वैल्यू यहाँ पर 8 है, तो ये क्या होएगा अपना आंसर? 8 इंटू 9, एक और टर्म बढ़ा दो, 10 बटे में 3, 240। ठीक है, क्लियर है? एक छोटा सा कंसेप्ट इसके सारे पता चल गया, उसको अपने नोट्स में ऐड कर लो। मज़ेदार क्वेश्चन, CDS का क्वेश्चन है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसे 8 साल पहले पूछा गया था। तो सोचो, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर XY5, एक 3 डिजिट नंबर है XY5, X और Y डिजिट्स हैं, कुछ भी हो सकता है, जैसे 325। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया गया, इससे मल्टीप्लाई किया गया Z से, तो हमें एक नंबर मिला क्या? X215। तो मैं आपको हिंट देता हूँ, उम्मीद है कि आपने पहले ट्राई किया होगा, नहीं किया तो एक बार खुद जोर लगा लो, जोर आजमाइश कर लो। हिंट देने के लिए एक अलग से मैं लिख कर बताता हूँ। मान लो ऐसे हो कि कुछ भी 315 गुणा में Z और यहाँ पर 3 समथिंग, तो 300 को 3000 बना दिया किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करके, लगभग 10 गुना, लगभग क्या मतलब 10 गुना प्लस हो गया मामला, लगभग 10 गुना बोल सकते हो। क्या पता यहाँ पर डिजिट छोटे हों, यहाँ पर डिजिट बड़े हों, 10 गुना। तो 10 गुना बनाने के लिए किस चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे? और हाँ, एक और बात है कि यूनिट डिजिट 5 है, तो यहाँ पर जिस चीज़ से मल्टीप्लाई किया होएगा वो ओड होएगा, अगर इवन होगा तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर भी यूनिट डिजिट 5 है, तो Z की वैल्यू ओड है, तो Z की वैल्यू क्या हो सकती है भाई साहब? अगर मान लो Z की वैल्यू 4 है तो इस नंबर को 4 गुना कर दिया होगा, 5 है तो इस नंबर को 5 गुना, 6 है तो 6 गुना, तो ये नंबर लगभग 10 गुना हो गया है। तो 10 के करीब कौन सा ओड नंबर है? 9, और ये सिंगल डिजिट नंबर हमें चाहिए। तो Z की वैल्यू इस अंडरस्टैंडिंग से, ये X है, 3 डिजिट का नंबर है, 100x इसकी वैल्यू है, इसकी 1000x वैल्यू है, 10 गुना हो गया, तो Z की वैल्यू भाई साहब 9 है। ठीक है, अब आगे देखते हैं जी क्या मामला है। x प्लस वाई प्लस जेड बताना है, ठीक है। तो z की वैल्यू अगर 9 है, चलिए जी निकालते हैं। x की वैल्यू सेम है, कैसे निकालेंगे? और कुछ बताया नहीं बताया, तो ऐसे ही करते हैं। 9 पंजे, या फिर इसको डिवाइड करूँ मैं, 9 पंजे ऐसे ही करते हैं, फिर 9 पंजे 45, 4 कैरी आया होगा, ठीक है। तो किसी चीज़ में 4 जोड़ने पर 1 आया है, यानी कि 7 और 4 11, यहाँ पर 7 था तो मैं y को 3 मान लेता हूँ। 9 3 27 और 4 31, 3 कैरी आया होगा। हिट एंड ट्रायल से ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो 3 कैरी आया, तो यूनिट डिजिट 2 है, तो 3 जोड़ने पर 2 आया होगा, तो एंड में 12 में से 3 गए 9, 9 से कोई ऐसी चीज़ मल्टीप्लाई की होगी कि 9 यूनिट डिजिट आया है, तो 9 1 कम 9,
तो 9 और 3 12, x की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, ऐसे ही नॉर्मली करना था। 135 एक्स वाई जेड की सारी वैल्यू आ गई, x प्लस वाई प्लस जेड, 3 और 1 4 और 9 तो 13, आंसर इस ऑप्शन है। ठीक, और कोई तरीका था? ऐसे कर लें, ठीक है, डिसेंट है, 2 वेरिएबल हो गए, ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, आंसर विल बी ऑप्शन ए। मज़ेदार क्वेश्चन है, ये करके बताओ। CDS का 2014 का क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नो इंटीजर ऑफ द फॉर्म 4k plus 3 where k an integer, k is an integer, can be expressed as the sum of two squares। ये बोल रहे हैं कि नो इंटीजर ऑफ द फॉर्म, कोई भी इंटीजर जो इस फॉर्म का है उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते एज द सम ऑफ टू स्क्वायर्स। इसको अब उल्टा देखो, दो स्क्वायर्स के सम, दो स्क्वायर्स का अगर हम सम करें तो कभी भी इस फॉर्म का नंबर नहीं आएगा। ऐसे देखो, उल्टा देखो, जो उसने बोला उससे उल्टा इजी रहेगा। अगर हम किन्हीं भी दो स्क्वायर्स का सम करें तो जो नंबर आएगा वो इस फॉर्म का नहीं आ सकता। यानी कि वो क्या बोल रहा है, अब हम चेक करेंगे ये नंबर किस फॉर्म का है, ये नंबर इस फॉर्म का है कि 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर देगा, इसी फॉर्म का है, 4k plus 3, 4 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा। यानी कि हम किन्हीं भी दो स्क्वायर को ऐड कर लें तो 4 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर नहीं आएगा, एग्जामिनर ये बोल रहा है। ठीक है, मतलब हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किन्हीं भी दो स्क्वायर को ऐड करें तो ऐसा नंबर नहीं आएगा। तो हम देखते हैं कि किन्हीं भी दो स्क्वायर के सम को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 4 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आता है। ठीक है जी, ओके जी। तो अपने पास क्या क्या चॉइसेस हैं। अगर हमने दो नंबर्स के स्क्वायर का सम किया है तो दोनों नंबर इवन हो सकते हैं, दोनों नंबर ओड हो सकते हैं, एक नंबर इवन एक नंबर ओड हो सकता है। तो सारी पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। मान लो दोनों नंबर इवन थे, इवन के स्क्वायर, दोनों नंबर इवन हैं, अलग अलग हैं, इवन हैं, दोनों नंबर ओड हैं, या एक नंबर ओड है एक नंबर इवन है। ठीक है, तो किसी भी इवन नंबर के स्क्वायर को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा। इवन नंबर किस फॉर्म का होता है, इवन नंबर इस फॉर्म का होता है 2n। इसका स्क्वायर करोगे तो किस फॉर्म का हो जाएगा, 4n स्क्वायर। इसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 0। किसी भी इवन नंबर के स्क्वायर को 4 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि नंबर इवन है, इसका मतलब उसके अंदर 2 है, और स्क्वायर किया तो वो 2 4 बन गया होगा। एटलीस्ट उस नंबर के अंदर एक 2 तो है, उसका एक से ज़्यादा हो बट एक तो है। तो स्क्वायर करोगे तो उसके पास 4 तो मिनिमम हो जाएगा। इवन नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर हमेशा 0 रहेगा। अगर ओड नंबर किस फॉर्म के होते हैं, 2n plus 1। अगर ओड नंबर के स्क्वायर को 4 से डिवाइड करें तो अभी देखते हैं इसका स्क्वायर क्या आएगा, 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। ये पोर्शन भी डिविजिबल, ये पोर्शन भी डिविजिबल, 1 रिमाइंडर, तो रिमाइंडर होएगा 1। दुनिया के किसी भी ओड नंबर के स्क्वायर को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा, फॉर श्योर 1 आएगा। ठीक है, ठीक है जी। अगर इवन नंबर को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0, इवन नंबर के स्क्वायर को रिमाइंडर 0। तो अगर दो नंबर इवन हुए उनके स्क्वायर को डिवाइड करोगे तो 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0। वो बोल रहा है कि कभी भी 3 नहीं आएगा, तो हम देखते हैं कभी आएगा कि नहीं आएगा। अगर दोनों नंबर ओड हुए तो यहाँ पर रिमाइंडर 1, यहाँ पर रिमाइंडर 1, तो रिमाइंडर 2। अगर एक ओड हुआ तो यहाँ पर रिमाइंडर 1, यहाँ पर रिमाइंडर 0, तो ओवरऑल रिमाइंडर 1। तो एग्जामिनर सही बोल रहा है, कभी भी किन्हीं भी दो नंबर के स्क्वायर के सम को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 नहीं आ सकता, नंबर इस फॉर्म का नहीं हो सकता। इट इज राइट, ये ठीक है। अब अगला देखते हैं। तो आपको हिंट मिल गई इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। तो अगले वाला ये खुद करके देखो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला अगर खुद नहीं भी कर पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये खुद करके देखो। स्क्वायर ऑफ एन ओड इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म। इसी ओड इंटीजर का स्क्वायर इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है जहां पर के इंटीजर है। यानी कि ओड इंटीजर के स्क्वायर को 8 से डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर बचेगा। यहीं पे करके देखते हैं। तो भैया ओड इंटीजर इस फॉर्म में होता है 2n plus 1। इसका स्क्वायर किया मैंने ओड इंटीजर का, तो क्या आया, तो यह आया 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। अब आप बोलोगे सर इसको अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ
पता नहीं यहाँ पर क्या रिमाइंडर आएगा, n पर डिपेंड करता है, यहाँ पर क्या रिमाइंडर आएगा, n पर डिपेंड करता है। बट थोड़ा सा और सोचो, थोड़ा सा और, यहाँ पर कुछ कॉमन ले सकते हो, कॉमन लेकर देखो। ठीक है सर, 4n कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, n, और यहाँ पर बचा 1। ठीक है, अब देखो, अब कुछ बनी बात। ये n और n+1 क्या है, ये कंजिक्यूटिव दो नेचुरल नंबर है, कंजिक्यूटिव दो, n और n+1, ये इससे एक बड़ा है। तो मैंने क्या बताया है कि जितने भी कंजिक्यूटिव, अगर 3 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है 3 फैक्टोरियल से डिवाइड होएगा, 4 है तो 4 फैक्टोरियल से। तो 2 कंजिक्यूटिव नंबर हैं, इनमें से एक इवन होगा, एक ओड होगा, फॉर श्योर है। ये ओड हुआ तो ये इवन, ये इवन हुआ तो ये ओड। तो इनके पास एक 2 है, 2 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 से डिवाइड होएगा, इनके पास एक 2 है, गारंटी है, और इसके पास ये तो 4 है ही। ओवरऑल ये पोर्शन 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर बचेगा 1। अच्छा, यानी कि किसी भी ऑड नंबर के स्क्वायर को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, सो यस, ये भी ठीक है। सो बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, ई बताइए। Suppose n is a positive integer such that n square plus 48 is a perfect square। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है जी, व्हाट इज द नंबर ऑफ सच n। तो ऐसे n की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं कि उनमें 48 जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर है। मैं ये मान लेता हूँ कि n स्क्वायर में 48 जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर आया, तो मान लो किसी नंबर k का परफेक्ट स्क्वायर आया, k का, p का, किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ये आएगा, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये होल स्क्वायर होगा। तो अब हम n या k की वैल्यूज निकालने की कोशिश करेंगे। हमसे n की पूछिए तो हम n की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं n स्क्वायर को उधर लेकर जाऊं तो ये बन जाएगा k स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 48। इट इम्प्लाइज दैट k प्लस n एंड k माइनस n इज इक्वल टू 48, यानी कि इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो 48 है। तो 48 को आप लिखो, अब 48 को ऐसे लिखो कि वो दो नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में हो। तो लिखते हैं, पहले मैं इसको 1 से डिवाइड करता हूँ, बहुत ज़्यादा केसेस नहीं होंगे, 48 के जितने फैक्टर उससे आधा ही होएगा। तो 1 इंटू 48, 2 इंटू 24, 3 इंटू 16, 4 इंटू 12, 6 इंटू 8, 8 इंटू 6, उसके बाद तो ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ठीक है जी। और यहाँ पर एक और बात है कि इसने क्या बताया, n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, और अगर आप k का स्क्वायर करो, k भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पर माइनस k का स्क्वायर करो या k का स्क्वायर करो, सेम ही वैल्यू आती है। k भी मैंने पॉजिटिव इंटीजर माना है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो छोटा रहेगा और सम है वो बड़ा रहेगा। तो ये जो 48 है ये यहाँ पर आएगा, ऐसे 48 1 24 2। क्लियर है, सम बड़ा होगा, डिफरेंस छोटा होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो ताकि हम अच्छे से डील कर पाए, मैं इनको ऐसे कर लेता हूँ, इधर बड़ा है तो इधर मैंने प्लस कर दिया, इधर मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, अब एक छोटी सी बात बताता हूँ जो मैथ्स में बार बार यूज होएगी। अगर दो चीज़ों का सम गिवन है कुछ भी, और उन दो चीज़ों का डिफरेंस गिवन है कुछ भी, तो अगर आपको ये फर्स्ट वाली टर्म निकालनी है, जो यानी कि माइनस से पहले है, फर्स्ट वाली टर्म निकालनी है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों का सम बाई 2, 8 और 2 10 बटे में 2 5। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम करके देखो, इन दोनों का सम करोगे तो क्या आएगा, b से b कट जाएगा 2a, तो 2a बाई 2 इज इक्वल टू a। सिंपल बात है। अगर आपको सेकंड वाली टर्म निकालनी है माइनस के बाद वाली, तो b होएगी इन दोनों का डिफरेंस -2। ये चीज़ बार बार यूज होएगी। ठीक है भाई, आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है, आपको खुद याद हो जाएगी जैसे ही सिलेबस खत्म होगा। कोशिश कर लो, इंपॉर्टेंट चीज़ है तो दिमाग में रखना, अपने आप दिमाग में रह जाएगी। तो मान लो k प्लस n 48 है और k माइनस n 1 है, तो k की वैल्यू क्या होएगी, दोनों का सम बाई 2, तो 48 प्लस 1 49 बाई 2, ये तो पॉइंट्स में आ जाएगा। ये तो एक पॉसिबल केस नहीं हुआ, काट दिया। k प्लस n 24 है और k माइनस n 2 है, तो क्या होएगा, k की वैल्यू क्या होएगी, तो k की वैल्यू हो जाएगी इस केस में 24 और 2 26 का हाफ 13, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 24 11, 24 माइनस 2 22 बटे 2 11। करके देख लो, 13 और 11 24, 13 और 11 2, 24 दूनी 48। ठीक है, k की वैल्यू क्या होगी, 16 और 3 19 बटे 2, नहीं फ्रैक्शन में आ गई, हमें तो इंटीजर चाहिए। 12 और 4 16,
जैसे ही सम इवन बन रहा है, 12 और 4 16, एक 8 आ गई, 12 में 4 गए 8, एक 4 आ गई, ठीक है। 8 और 6 14, 14 का आधा 7 और 1, तो ये सारी वैल्यूज 3 पॉसिबल वैल्यू हो गई एन की। एन की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो गई? 3, ठीक है, ये एन की वैल्यूज है। वट वुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Q इन द इक्वेशन? तो Q की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको कॉम्प्लिकेट मत करना, सिंपल सी बात है। इस नंबर का 10th प्लेस का डिजिट गायब है, इस नंबर का 10th प्लेस का डिजिट गायब है, इस नंबर का 10th प्लेस का डिजिट गायब है, ठीक। चाहे कोई भी डिजिट गायब हो, फर्क नहीं पड़ता हमें वैसे, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये P नहीं है, इसकी वैल्यू 10P है और इसकी वैल्यू 10R है। मतलब Q की जो भी वैल्यू हो, इसकी एक्चुअल वैल्यू से 10 गुना है, क्योंकि वैल्यू 2 हुई तो यहाँ पर 20 है, ठीक है। तो इन सब को ऐड करें तो आप ऐसे मान लो कि इस P की जगह पर 0 है, R की जगह पर 0 है, Q की जगह पर 0 कुछ देर के लिए, ठीक है। तो 509, 307 और 208 को जोड़ो, या फिर ऐसे मान लो कि हमने PRQ को अभी जोड़ा ही नहीं, बाकी चीज़ों को जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस नंबर में एक्चुअल में क्या है? इस नंबर की एक्चुअल वैल्यू क्या है? इस नंबर की एक्चुअल वैल्यू है 509 प्लस 10P। इस नंबर की एक्चुअल वैल्यू क्या है? 307 प्लस 10R, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 509 को जोड़ूंगा, 307 को जोड़ूंगा, 208 को जोड़ूंगा और वहां से घटा दूंगा, तो मेरे पास बचेगा क्या? मेरे पास 10P, 10R और 10Q की वैल्यू बचेगी ना। वो फिर बाद में हम क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यूज करेंगे। तो चलिए जी जोड़ते हैं। 5 और 3 8 और 2 10, तो ये हंड्रेड्स प्लेस पर हैं, तो 10 100 यानी कि 1000। 9 और 7 16 और 8 24, तो 1024 तो इन सब की वैल्यू होगी PQR के अलावा। तो इसमें से 1024 में घटा रहा, तो 11 में 2 गए 9, ये 90 ही हो गया। जी हाँ, 90 इज इक्वल टू 10P प्लस 10Q प्लस 10R। तो 10 कॉमन है, हमने काट दिया, 10 में 90, तो P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 9। इसने क्या बोला है? Q का अधिकतम मान क्या हो सकता है? तो भाई साहब Q की मैक्सिमम वैल्यू हमने बनानी है, तो बाकियों को 0 कर दो, क्या ही दिक्कत है? नो। अब एग्जामिनर इस क्वेश्चन के अंदर एक और काम कर सकता है, क्या कर सकता है? ये जो P और R जैसी चीजें हैं, या फिर एक काम कर सकता है, PQR को वो यहां पर रख सकता है, यहां पर। तो उस केस में क्या होगा, अगर उसने यहां पर PQR को रख दिया तो आप इनको 0 नहीं ले सकते, क्योंकि फिर ये 3 डिजिट के नंबर नहीं रहेंगे। वो यहां पर रख के ऐसे बोल देगा कि ये 3 डिजिट के नंबर हैं सारे और इनका सम ये है, लेकिन अब की बार PQR बीच में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 लो, क्या ही फर्क पड़ता है मैक्सिमम वैल्यू बनाने के लिए। अदरवाइज उस केस में क्या करना पड़ेगा? 1 और 1 तो लेने ही पड़ेंगे मिनिमम, नहीं तो नंबर ऑफ डिजिट कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर Q की वैल्यू क्या आ गई? मज़ेदार क्वेश्चन, यहाँ पर एक छोटी चीज़ आपको सीखने को मिलेगी, कोशिश करिएगा। CDS का 2019 का क्वेश्चन है। √75 इज ए रैशनल नंबर। झूठ, ये सरासर झूठ है मान्यवर, माय लॉर्ड, ऐसे नंबर रैशनल नहीं होते, ये सोल्व ही नहीं हो रहा √75, ये तो क्लियर है आपको। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर x सच दैट दिस इज लेस देन दिस। देख लेते हैं। तो आपको एक छोटी बात बताऊं, यहाँ पर जनरली जिन स्टूडेंट को नहीं पता वो माइनस से माइनस को काट देंगे हैं और ऐसे लिख देंगे 4x/5 लेस देन 7/8। आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं कर सकते, अभी बता देता हूँ। देखो, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि 5 इज ग्रेटर देन 3, तो आप दोनों तरफ, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि x इज इक्वल टू 5, तो आप दोनों तरफ माइनस लगा सकते हो ना, -x इज इक्वल टू -5। या फिर अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि x इज इक्वल टू -2, तो दोनों तरफ माइनस लगा दो, -x इज इक्वल टू 2। तो दोनों तरफ माइनस लगा दो का क्या मतलब है कि दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो। एक्चुअल में आपने किया क्या है? एक्चुअल में आपने ऐसे किया है कि -1 इंटू एक्स इज इक्वल टू -1 इंटू 5 मैथमेटिकली, तो -x इज इक्वल टू -5 ऐसे आया है ये। जब आप ऐसे करते हो कि x इज इक्वल टू -2, तो आप ये करते हो कि -1, यार सेम चीज़ से दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। ऑफकोर्स कर सकते हो, सेम चीज़ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, सेम चीज़ से दोनों तरफ डिवीज़न, सेम चीज़ दोनों तरफ ऐड, इक्वल टू में कर सकते हो। लेकिन जब इनइक्वालिटी है तो अगर मैं दोनों तरफ माइनस लगा दूँ तो -5 ग्रेटर देन -3, तो ये तो गलत हो गया ना। अगर 5 बड़ा है, अब आप दोनों को नेगेटिव का लोगे तो -5 तो छोटा हो गया ना भाई -3 से। -3 यहाँ है, -5 यहाँ। ये 5 नंबर अगर ये पॉजिटिव है तो ये वाली वैल्यू बड़ी है, अगर नेगेटिव लोगे तो ये ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी। तो जब आप क्या करते हो, जब आप दोनों तरफ माइनस लगाते हो या फिर दोनों तरफ से माइनस को हटाते हो तो आप क्या कर रहे होते हो, आप -1 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हो। तो जब भी आप नेगेटिव चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे ना दोनों साइड, किस केस में, इनइक्वालिटी, जब इक्वल ना हो, इनइक्वालिटी ग्रेटर देन और लेस देन में, तो आप क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी को पलटेंगे। ऐसे है तो ऐसे करेंगे, ऐसे है तो ऐसे करेंगे। ये छोटी सी बात ध्यान रखोगे, बिल्कुल छोटी सी बात है, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। अगर भैया 10 ग्रेटर देन 2 है तो -10 विल बी लेस देन -2। माइनस लगाया है तो हमने इसको पलटना है, नहीं तो भाई मैथमेटिकल कंडीशन वायलेट हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप इस माइनस को हटा रहे हो सॉल्व करने के लिए, दोनों तरफ माइनस क्यों रखें, तो हम क्या करेंगे, हम इनइक्वालिटी को पलटेंगे। 4x/5 इज ग्रेटर देन 7/8। ओके जी, x इज ग्रेटर देन, ये 5 ऊपर जाएगा, 5 7 35, ठीक है, 4 नीचे आएगा, 4 8 32, ठीक है। x एक ऐसा नंबर है जो 35/32 से बड़ा है। ओके जी, तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर x सच दैट, एटलीस्ट एक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करता है जो इससे बड़ा है। हाँ तो करता है, ये 35/32 1 समथिंग है, इनफाइनाइट एग्जिस्ट करते हैं इससे बड़े। तो शायद आपके एग्जाम में ऐसा आया होगा, मुझे पता नहीं, शायद ऐसा आया होगा, देख लेते हैं, वैसे भी सोल्व करके देख लेते हैं। नहीं, फिर भी इनफाइनाइट होंगे। ये मेरे ख्याल वो था, हमारे एग्जाम में शायद ये आया होगा, ये तब इस क्वेश्चन की थोड़ी सेंस बनती है। तो जब आप माइनस को हटाओगे तो आप क्या करोगे, तो आप इसको करोगे ऐसे ना, माइनस को हटाओगे तो x इज लेस देन 35/32, तो इससे छोटा ये है 35/32, इससे छोटा हाँ एक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करता है जो कि है 1, तो फिर आंसर आ जाता है यस। तो अगर ग्रेटर देन आया था तो भी यस, लेस देन था तो भी यस, दोनों केस में यस है, ये ट्रू है। जस्ट हम ये कोशिश कर रहे थे कि एग्जाम में आया क्या होगा, और जो भी आया हो क्या फ़र्क है, हमें तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। अगला, ओके जी, x - 2/x इज लेस देन 1 फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। तो सारी रियल वैल्यूज, तो रियल वैल्यू के अंदर क्या क्या आ जाता है भाई साहब, रियल वैल्यू के अंदर सारी नेगेटिव वैल्यू भी आ जाती हैं, जीरो भी आ जाती है, पॉजिटिव भी आ जाती है, ऋणात्मक, जीरो और धनात्मक सब कुछ आ जाता है। ओके जी, तो सोल्व करने की कोशिश करें। चलिए, तो इस x को मैं उधर ले जाकर मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं ये करता हूं, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कुछ भी x - 3/x इज इक्वल टू 5, तो मैं ये करता हूँ, इट इम्प्लाइज दैट x - 3 इज इक्वल टू 5x। x को उधर लेकर जाते हैं, एक्चुअल में x को उधर लेकर नहीं जाते, मैथमेटिकली हम दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करते हैं। लाना ले जाना कोई सब्जी मंडी नहीं है, मैथ्स है, तो मैथमेटिकली हम दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करते हैं, x से x कट जाता है तो x - 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ पर आप x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे। तो मुझे एक बात बताओ, x नेगेटिव है या पॉजिटिव है? पता नहीं, तो मैंने मान लिया कि भैया x पॉजिटिव है। ठीक है, x पॉजिटिव है तो देखते हैं, अगर x पॉजिटिव है और दोनों तरफ आप x से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इस साइन को पलटना पड़ेगा? फिर नहीं पलटना पड़ेगा, नेगेटिव के लिए पलटना पड़ता है, नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो पॉजिटिव है तो x - 2 इज लेस देन x। ओके जी, तो x से x कट गया, -2 इज लेस देन 0, -2 0 से छोटा है, तो ये कंडीशन तो ट्रू है, तो पॉजिटिव के लिए तो ये सही बात है। अब हम देखते हैं अगर x नेगेटिव हो तो ये ट्रू है कि नहीं। तो ठीक है, देखते हैं भैया, अगर x नेगेटिव है तो मैं
मतलब दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वो एक नेगेटिव वैल्यू है, तो इनइक्वालिटी बदलेगी, तो ठीक है, x माइनस टू विल बी ग्रेटर देन x। ठीक है, तो इस केस में x से x कट जाएगा और माइनस टू विल बी ग्रेटर देन 0। माइनस टू 0 से बड़ी है नहीं, माइनस टू 0 से तो छोटी है, तो x अगर नेगेटिव होगा तो ये वैल्यू स्टैंड नहीं करती, तो ये झूठी है। और उसने ये बताया है कि ये x की सभी रियल वैल्यूज़ के लिए ट्रू है, मतलब x की नेगेटिव के लिए भी, 0 के लिए भी, पॉजिटिव के लिए भी, नेगेटिव के लिए तो ट्रू है नहीं, तो फिर तो गलत हो गया ना, सिर्फ पॉजिटिव के लिए ट्रू है। समझ में आ गई बात? इनइक्वालिटी अपने एग्जाम में इनइक्वालिटी का जितना सिलेबस है वो इसी बात से कवर हो गया सारा। आगे 4.232323 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, ऑफ कोर्स इट कैन बी एक्सप्रेस्ड ब्रो। ये क्या है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, रिपीट हो रहा है, तो यानी कि ये रैशनल है, रैशनल है तो पी वाई क्यू में रख सकते हैं। और कैसे रखना है ये बता रखा है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू, 2 and 4, तो आंसर इज ऑप्शन डी, 2 and 4। नेक्स्ट, हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर्स लेस देन 10,000 एंड विद 4 से एंड हो रहे हैं, तो 4 से किस चीज़ का परफेक्ट, किस चीज़ का स्क्वायर एंड होता है? अगर नंबर के एंड में 2 आया है तो 4 से एंड होगा, और नंबर के एंड में अगर 8 आया है तो भी 4 से एंड होगा। क्लियर? ओके, यानी कि नंबर के एंड में 2 और 8 चाहिए। और एक और बात, 10,000 से छोटे, तो 10,000 से छोटा कोई, वो देखो आप, कोई स्क्वायर मिल रहा है इसके आसपास? 100, ये 100 का स्क्वायर है 10,000, 10,000 इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर। ओके, तो हमने ये देखना है कि 100 तक कितने नंबर हैं, 100 तक कितने नंबर हैं, क्योंकि 100 से अगर कोई छोटा नंबर होगा तो उसका स्क्वायर इससे छोटा ही होगा, 99 का स्क्वायर इससे छोटा होगा, क्योंकि ये 100 के स्क्वायर के बराबर है। तो 100 तक कितने नंबर हैं जिनका यूनिट डिजिट 2 और 8 है? 100 तक, तो अगर वो 100 तक हुआ तो वो इससे छोटा होगा, इससे छोटे वाले चेक करने हैं। और यूनिट डिजिट 2 और 8 हुआ तो क्या होगा, उनका स्क्वायर 4 से एंड होगा। तो अभी देख लेते हैं। तो भैया 2 कब आता है? सबसे पहले 2 आता है जी इस लाइन में, 1 2 3 4 वाली में आता है कि नहीं आता? सबसे पहले 2 यूनिट डिजिट, 2 का स्क्वायर 4 है ना भाई। फिर उसके बाद 2 आता है यहाँ पर, यूनिट डिजिट पर मैं 2 बोल रहा हूँ। उसके बाद 2 आता है 22 में, सबसे एंड में 100 तक 2 कहाँ पर आएगा? ऐसे। और 8 सबसे पहले आएगा यहाँ पर, फिर आएगा जी यहाँ पर, यहाँ पर। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, फिर आएगा यहाँ पर। तो कितने नंबर में 2 एंड में आया? देखो स्टार्टिंग में 0 से कहानी स्टार्ट हुई थी, 9 पर खत्म हो गई। 0 से लेकर 9 तक जाने के लिए 10 स्टेप्स लगते हैं, तो 10 नंबर तो ये हो गए जिनके एंड में 2 आया, 10 नंबर ये हो गए जिनके एंड में 8 आया। तो टोटल 20 नंबर हैं जिनका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट जो है भाई साहब 4 आएगा। इसने सिंगल डिजिट डबल डिजिट कुछ बोला नहीं, अगर बोलता डबल डिजिट तो सिर्फ 9 होते, 9 और 9 18, ये उसने बोला नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? दैट्स ऑल, कॉन्ग्रेट्स, आपका नंबर सिस्टम खत्म हो गया है। क्लियर, सारे कंसेप्ट खत्म हो गए और सारे चैप्टर इतने बड़े बड़े नहीं हैं। आपने एक बहुत बड़ा टॉपिक खत्म किया है, बहुत बड़ा, मतलब इतना भी बड़ा नहीं कि मतलब हनुमान जी की तरह पहाड़ तोड़ जाओ, मतलब कि बड़ा टॉपिक है। यही मत सोचना कि आधी फतेह कर ली है, सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, लेकिन काफ़ी बड़ा है बाकी टॉपिक से। बाकी टॉपिक इतने बड़े बड़े नहीं होंगे, मैक्सिमम टॉपिक। एडवांस के अंदर भी कुछ टॉपिक आएंगे जो इतने बड़े होंगे, अरिथमेटिक में भी कुछ टॉपिक आएंगे जो इतने बड़े या इससे थोड़े से छोटे होंगे, बट ये बड़े टॉपिक्स में से है। तो ऐसे भी नहीं डरना कि सिलेबस इसी पेज पर होगा जिस पेज पर नंबर सिस्टम हुआ है। ठीक है, HCF LCM इसके आगे होगा, वो एक छोटा सा ही टॉपिक है, कम क्वेश्चन में बात बन जाएगी, कम कंसेप्ट है वहाँ पर। तो ऐसे ही पढ़ते रहो। सबसे पहला स्टेप अपने पास क्या है? सबसे पहला स्टेप अपने पास है जी नॉलेज लेना। ठीक है, तो वो नॉलेज जैसे ही आप यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट करोगे वो नॉलेज आपको मिल जाएगी। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है भाई साहब? प्रैक्टिस करना। तो प्रैक्टिस आप, मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ उनकी PDF से ही आप कर लोगे, एनफ प्रैक्टिस आप कर लोगे। ठीक है, मोर देन एनफ, उसी को बार बार करो। कोई भी नया एक सिंगल क्वेश्चन बाहर से उठाने की जरूरत नहीं है, नॉलेज लेने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए। बाहर से क्वेश्चन उठेंगे, कब उठेंगे? आपको उनकी टेंशन भी नहीं लेनी कि मैं कैसे उठाऊंगा, आपको उठाने ही नहीं, आपको सिंपली मॉक टेस्ट देने हैं। और बच्चों को ये डाउट आता है मॉक टेस्ट किस कंपनी के दूं?
जो भी 2-3 फेमस कंपनियां हैं जिनके सारे बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं, उनमें से किसी का भी दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि वो कंपनियां हमारे पास आती है कि रुपए ले लो, हमारा नाम दे दो, मैं नाम भी उनका दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं कि उनके मॉक टेस्ट खराब है, ठीक है, कभी टाई अप कर लेंगे, कभी टाइम हुआ दिल किया तो। अदरवाइज जो 2-3 कंपनियां हैं जिनका आपको पता है, एक कंपनी के मॉक टेस्ट तो आपको वैसे भी नहीं देने, आपको बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट देने हैं एग्जाम में बैठने से पहले, ताकि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो 2-3 कंपनी के मॉक टेस्ट वैसे भी आपको लेने पड़ेंगे, लेकिन पहले एक के लो। ये नहीं है कि पहले दिन ही 3 कंपनी के मॉक टेस्ट ले लिए, तीनों की वैलिडिटी साथ साथ खत्म हो रही है, वो 1-1 साल की शायद वैलिडिटी देते हैं। पहले एक के लो, उसके सारे मॉक दिए, फिर दूसरे के लो, और आप प्रीवियस ईयर पेपर्स भी दे सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर दिए, पहली कंपनी के दिए, दूसरी कंपनी के दिए हैं, पहले सिर्फ ये दो हैं, या फिर एटलीस्ट मॉक एक कंपनी के ले लो, इनको ऑल्टरनेट देते रहो, कभी कंपनी का कभी प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि कई कंपनीज प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो भी एज ए मॉक आपको प्रोवाइड करती हैं, तो मॉक ले लेना, वहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर देना, कुछ जो उस कंपनी ने बनाए हैं वो, कुछ प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। तो जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो मॉक टेस्ट में आप बनाओगे स्ट्रेटजी, कि किस स्ट्रेटजी से हमें पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना है। तो ये स्ट्रेटजी क्या होएगी, इस स्ट्रेटजी के लिए मैंने यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, वो आप डेफिनेटली देखना और उन चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करना। नॉलेज होते हुए, प्रैक्टिस होते हुए भी कई बार क्या होता है, पेपर अच्छा नहीं जाता है, आपको क्वेश्चन आ रहा होता है बट आप उतने टाइम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो। फिर आपको ये लगता है कि मतलब गड़बड़ क्या है यार, इतना पढ़ लिया, कितना पढ़ूं। तो वो सारे डाउट आपके क्लियर होते हैं स्ट्रेटजी के थ्रू, कि अच्छा यहाँ पर कमी है, बिकॉज वहाँ पर हमें सिर्फ परफॉर्म नहीं करना, हमें ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्म करना है, हमें टाइम खराब नहीं करना, हमें एफिशिएंटली परफॉर्म करना है। क्यों? क्योंकि टाइम कम है, सिंपल सी बात है, टाइम कम है, तो भैया कहीं पर भी किसी भी फॉर्म में टाइम वेस्ट नहीं करना। उसके लिए कुछ चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, एक्सपीरियंस लोगों से सीखोगे तो अच्छा रहेगा। तो मैंने कुछ स्ट्रेटजी वीडियोज़ यूट्यूब पर डाल रखे हैं, तो वहाँ से वो स्ट्रेटजी आप फॉलो करोगे अपने मॉक टेस्ट के अंदर। तो ये 3 स्टेप अगर आप सक्सेसफुली कर लेते हो तो उसके बाद आपको एग्ज़ाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप 10th में अच्छे थे, बुरे थे, जैसे भी थे, अगर आप स्कूल में इंटेलिजेंट रहे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा है। स्कूल में इंटेलिजेंट रहे, इंटेलिजेंट तो बंदा हमेशा ही रहता है, मतलब अच्छा परफॉर्म आपने स्कूल में किया है, अच्छे से मेहनत की है तो आपको फ़ायदा होगा। अगर आपने मेहनत नहीं की तो उसका हर्जाना भुगतोगे, अब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जितनी कम की उतनी ज़्यादा आप करनी पड़ेगी, सिंपल बात है, ठीक है। सो दैट्स ऑल, बने रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, सिलेबस को पूरा करते रहिएगा, ठीक है। किसी बंदे की ऐसी बात नहीं माननी कि आसान थोड़ी है सरकारी नौकरी लेना, ऐसे थोड़ी लग जाएगी, नहीं लगेगी भाई, तुम्हारी 5-5 साल होते हैं, आप 1 साल के अंदर गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। हाँ, अगर हमारा कमीशन पेपर ना कराए, पेपर ही 2 साल में कराए तो अलग बात है, फिर तो आपको 2 साल लगेंगे भाई, मजबूरी है। अदरवाइज़ आप 1 साल की मेहनत से बहुत ही ईजिली बहुत ही बढ़िया पोस्ट पा सकते हैं। तो किसी की इन बातों को अपने दिमाग में मत घुसने देना कि तुम नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हो। किसी को कम टाइम लगता है, किसी को ज़्यादा टाइम लगता है। तो हर एक चीज़ के नोट्स बनाना, बाद में रिवीजन करने के काम आएंगे, ठीक है जी।